ऑलराइट। सो लास्ट वाले लेक्चर में हमने कैपिटल मार्केट एंड मनी मार्केट अच्छे से कवर कर लिया था। इस वाले लेक्चर में हम आगे अपनी कारवां बढ़ाते हुए टाइप्स ऑफ कंपनी से शुरू करने वाले हैं। ठीक है। सो कंपनियां जब हम डिवाइड करते हैं ना, तो हम बेसिकली बेस्ड ऑन द एक्टर हम दो एंटिटी में डिवाइड कर सकते हैं। वन इज गवर्नमेंट कंपनी और दूसरी होती है नॉन गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनियां वो कंपनियां होती हैं जिसमें जिसमें गवर्नमेंट का शेयर 51%, दैट इज मेजॉरिटी शेयर इज हेल्ड बाय द गवर्नमेंट एंटिटी। नॉन गवर्नमेंट कंपनी है इसी का ठीक उल्टा, जहां पे मेजॉरिटी ऑफ द शेयर इज हेल्ड बाय प्राइवेट एंटिटी। ठीक है। चलिए, तो इसे समझने के लिए, इसका डिफरेंस डिफरेंस समझने के लिए हम बेसिकली कीवर्ड्स को अच्छे से समझ लेते हैं, मीनिंग क्या होता है ना। प्राइवेट एंटिटी क्या होती है? प्राइवेट कंपनियां कौन सी होती है? प्राइवेट कंपनियां वो कंपनियां होती है जो कि क्लोज्ड कॉर्पोरेशंस होती हैं। ठीक है। इसमें सीलिंग सेट होती है किसकी? मेंबरशिप की। सिर्फ 200 मेंबर ही हो सकते हैं। और जितनी भी ट्रांजैक्शंस होते हैं, जितनी भी शेयरिंग ऑफ हैंड्स रहती हैं, क्या कहते हैं, शेयर्स का, वो क्लोज्ड कॉर्पोरेशंस में ही होता है। ठीक है। पब्लिक इसी का ठीक उल्टा, 200 से ज्यादा मेंबर्स होते हैं इसमें। अगेन ये भी डिवाइड कर सकते हो आप अनलिस्टेड में और लिस्टेड में। अनलिस्टेड कंपनियां वो कंपनियां होती है जो कि बीएससी या फिर एनएससी में लिस्ट नहीं हुई हो। इसी का ठीक उल्टा लिस्टेड कौन कहलाएगा? जो कि बीएससी और एनएससी में लिस्ट हो रखी है। तो अगर आपको ये कीवर्ड समझ आ गया है तो आप आराम से इसे डिफरेंशिएट कर सकते हो। अगेन ये कहीं आपसे पूछा नहीं जाएगा, बट बस रिकॉग्नाइज करने के लिए जब आप कोई न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो तो आपको पता होना चाहिए लिस्टेड कंपनियां क्या होती है, अनलिस्टेड कंपनियां क्या होती है, जस्ट फॉर दी जनरल नॉलेज। रिवाइज कर ले जल्दी से। गवर्नमेंट कंपनियां कौन सी होती हैं? गवर्नमेंट कंपनियां वो होती हैं जहां पे मेजॉरिटी ऑफ द शेयर इज हेल्ड बाय द गवर्नमेंट एंटिटी। नॉन गवर्नमेंट कंपनियां वो होती हैं जहां पे मेजॉरिटी ऑफ द शेयर इज हेल्ड बाय द प्राइवेट एंटिटी या फिर एनी अदर एंटिटी देन द गवर्नमेंट एंटिटी। देन प्राइवेट कंपनियां कौन सी होती हैं? वो कंपनियां जहां पे जो कि क्लोज कॉरपोरेशंस होती हैं और 200 मेंबर की सीलिंग सेट होती है, 200 मेंबर से ज़्यादा मेंबर नहीं हो सकते वहाँ पे। ठीक है। और जो भी ट्रांसफ़र होना है शेयर्स, वो विद इन दो स्मॉल कॉरपोरेशंस, विद इन दो स्मॉल ग्रुप ही होती है। प्राइवेट कंपनियां उसकी ठीक उल्टा, 200 मेंबर से ज़्यादा होते हैं। कंपनियां अगर बीएससी या फिर एनएससी में लिस्ट हो रखी हैं, यानी सेकेंडरी मार्केट में लिस्ट हो रखी हैं, तो वो कहलाएंगी लिस्टेड कंपनियां। अगर वो लिस्ट नहीं हुई हैं तो वो कहलाएंगी अनलिस्टेड कंपनी। चले फिर आगे। चलिए, अगला टॉपिक है हमारा अकाउंट्स एंड डिपॉजिट। ठीक है। नाउ जब आपके पास पैसे आते हैं ना, तो आप उसे दो तरीके से डिपॉजिट करा सकते हो बैंक में। पहला तरीका होता है डिमांड डिपॉजिट के थ्रू और दूसरा तरीका होता है टाइम डिपॉजिट के थ्रू। डिमांड डिपॉजिट बेसिकली एज द वर्ड से, कीवर्ड पे जाएंगे, परिभाषा क्या होता है डिमांड डिपॉजिट का? कि आपके पास है ना, ये लिबर्टी होती है कि आपकी विल और फैंसी के हिसाब से आप पैसों को डिमांड कर सकते हो कि हाँ, मैंने जो पैसे जमा कराए थे मैं उसे विड्रॉ करना चाहता हूँ विदाउट विदाउट गिविंग द प्रायर इंटीमेशन टू द डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूशंस। ठीक है। आपको कोई जा करके पहले वो इंटीमेट नहीं करना पड़ेगा कि मैं, बढ़िया लंबा चौड़ा प्रोसेस नहीं होता है इसमें कि बैंक को आप बोलोगे कि यार मैं पैसे निकालना चाहता हूँ, तो ये पेपर वर्क करना है, ये करना है। नहीं, आपको जब निकालना का मन हो तब आप निकाल सकते हो डिमांड डिपॉजिट को। डिमांड डिपॉजिट अगेन दो खातों में डिवाइड हो जाता है। पहला है करेंट अकाउंट और दूसरा है सेविंग्स अकाउंट। करेंट अकाउंट वो अकाउंट है जहां पे कोई लिमिट नहीं होती ट्रांजैक्शंस की। ठीक है। आप कितना भी ट्रांजैक्शंस कर सकते हो, बट इसमें एक छोटा सा कैच है। कंपनियां, बैंक है ना, इसमें कोई इंटरेस्ट पे नहीं करती। ठीक है। तो आप अनलिमिटेड ट्रांजैक्शंस तो कर सकते हो, पर जो भी आपके फंड है रखे रहेंगे इन करेंट अकाउंट, उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा आपको। ऑन दी अदर हैंड सेविंग्स अकाउंट वो अकाउंट होता है जहां पे बैंक आपको इंटरेस्ट देती है। ठीक है। बट अगेन ट्रेड ऑफ है इसमें भी कि ट्रांजैक्शन की लिमिट होती है। ऑल्सो मिनिमम बैलेंस अकाउंट होता है ये, मतलब आपको थोड़ा सा पैसा इसमें रखना ही पड़ेगा। एक और चीज आपको ध्यान में रखनी है कि करंट अकाउंट है ना, यूजुअली इट इज प्रेफर्ड बाय बिजनेसमैन,
क्योंकि उनका ट्रांजैक्शन का जो नंबर होता है वो बहुत ही हाई होता है। डे टू डे लाइफ में वो बहुत सारे ट्रांजैक्शंस कर रहे होते हैं, इसलिए उनको दे प्रेफर करंट अकाउंट। तो डिमांड डिपॉजिट यहाँ से क्लियर है। क्या होता है डिमांड डिपॉजिट? जो कि आप अपनी डिमांड से विड्रॉ कर सकते हो पैसे, अपने डिपॉजिट को। दूसरा क्या है? टाइम डिपॉजिट। टाइम डिपॉजिट भी अगेन, टाइम डिपॉजिट उसका ठीक उल्टा। इसमें आपको प्रायर इंटीमेशन देना पड़ेगा डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूशन को। बैंक को आपको बताना पड़ेगा कि मैंने जो पैसे जमा कराए हैं उसे मैं विड्रॉ करना चाहता हूँ। ठीक है। अगेन ये जैसे एफडी हो गया हमारा, जो हमारे मम्मी पापा का मनपसंद अकाउंट होता है एफडी। बेटी के शादी के लिए या फिर हायर एजुकेशन के लिए हम बचपन में ही उनके लिए एफडी खुलवा देते हैं। इसमें क्या होता है कि एक टेनोर फिक्स रहता है, एक फिक्स टेनोर के लिए, यूजुअली 7 to 10 years के लिए ये रहता है। और बैंक इसमें 7 to 8% पर एनम का इंटरेस्ट भी पे करती है। ठीक है। तो ये एफडी कब खुलता है? जब आपके पास लंप सम मनी है। जब आपके पास लंप सम मनी नहीं है और आप चाहते हो कि छोटे छोटे चंक में टाइम डिपॉजिट करें एक फिक्स टेन्योर के लिए, तब आप खुलवाते हो रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। सारा नीचे सारे कैरेक्टरिस्टिक्स सेम रहता है फिक्स अकाउंट की तरह। बस बस एक ही डिफरेंस है कि आप इसमें छोटे छोटे लमसम पैसे में भी आप इसे खुलवा सकते हो। ठीक है, रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। क्लियर है? नाउ एक कैच इसमें भी है। अगर आप फिक्स टेनोर से पहले इसमें पैसे आप निकलवाना चाहो तो उसमें आपको पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट अकाउंट्स एंड डिपॉजिट। एक और चीज जो आपको ध्यान में रखनी है इसमें, इंटरेस्ट कवर कर लिया हमने, टेनोर कवर कर लिया। चलिए फिर लिटरेचर देख लेते क्या कह रही है। टाइप्स ऑफ डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट एंड टाइम डिपॉजिट। इट कैन बी विड्रॉन एट एनी टाइम ऑन डिमांड विदाउट एडवांस नोटिस। ठीक है। यानी आपको कोई डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूशन को कोई एडवांस नोटिस की जरूरत नहीं है, देने की जरूरत। विदाउट एडवांस नोटिस, कैन बी विड्रॉन एट एनी टाइम। दूसरा, टाइम डिपॉजिट कैन बी विड्रॉन ओनली बाय गिविंग एन एडवांस नोटिस। टाइप्स ऑफ अकाउंट देखा हमने, करंट अकाउंट एंड सेविंग्स अकाउंट। करंट अकाउंट क्या होता है? इट इज ऑलवेज अ डिमांड डिपॉजिट अकाउंट। ठीक है। यानी आपको कोई नोटिस देने की जरूरत नहीं होती है, प्रायर नोटिस देने की जरूरत नहीं होगी। फिर बैंक इज ऑब्लाइज्ड टू पे द मनी ऑन डिमांड, यूज मेनली फॉर द बिजनेस पर्पस। क्यों? क्योंकि इसमें कोई ट्रांजैक्शन का लिमिट नहीं होता है एंड नो इंटरेस्ट इज अर्नड ऑन द फंड। सेविंग्स अकाउंट क्या होता है? दीज आर ऑल्सो डिमांड डिपॉजिट फंड्स, फंड अर्न इंटरेस्ट। इसमें ट्रांजैक्शन का लिमिट होता है इसमें। फिर हमने देखा कि टाइम डिपॉजिट में दो प्रकार के अकाउंट खुलते हैं, वन इज रेकरिंग डिपॉजिट एंड अनदर वन इज फिक्स डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट में हमने देखा टेनोर वेरी करता है फ्रॉम 7 days to 10 years। ठीक है, ये मिनिमा है और ये मैक्सिमा है। नाउ दीज डिपॉजिट्स आर फॉर फिक्स टर्म्स। ठीक है, फिक्स टर्म्स, फिक्स टर्म इन द सेंस कि आपका टेनोर फिक्स रहेगा और कितना इंटरेस्ट आपका फंड रिसीव करेगा वो भी फिक्स्ड रहता है। दिस इज ऑल अबाउट फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। फिर दूसरा हमने देखा कि रेकरिंग डिपॉजिट, जस्ट इन केस आपके पास लमसम अमाउंट नहीं है, इट इज सुटेबल फॉर पीपल हु डू नॉट हैव लमसम अमाउंट ऑफ सेविंग्स। उनके लिए होता है ये रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। अगेन मेच्योरिटी इज 6 months to 10 month। इसमें भी टर्म्स क्या रहते हैं? सेम रहते हैं। टेनोर भी आप फिक्स कर देते हो, साथ में कितना इंटरेस्ट आपको मिलेगा वो भी फिक्स रहता है इन रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। आई होप चीज़ें क्लियर हैं। 30 सेकंड लो और अच्छे से इनको रिव्यू करो, पॉज करो और रीड करो, तभी चीज़ें पक्की होंगी। क्लियर है? देख लो। आगे बढ़े फिर। चलिए अब आते हैं हम मुद्दे पे। ठीक है, दिस इज परहैप्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस एंटायर लेक्चर, मनी सप्लाई।
मनी सप्लाई का पूरा प्रोसेस हम जानेंगे, कैसे मनी छपता है, छपने के बाद कैसे क्रेडिट क्रिएशन का पूरा प्रोसेस होता है, सब कुछ अच्छे से डिटेल में हम देखेंगे इस लेक्चर में। देखो, दिस इज़ द मॉनेटरी पॉलिसी के लिए भी हमने लिया है। अगेन जो चीज़ें हैं ना, जो डेटा वगैरह है, ये मैंने स्ट्रेट अप वहाँ से लिए। ये जैसे मैंने आरबीआई, ये मैंने वेबसाइट से लिए। आरबीआई का प्रेएम्बल क्या होता है, वेरियस फंक्शन ऑफ आरबीआई, ठीक है? चलो तसल्ली से पढ़ते हैं फिर। चलिए, सो मनी सप्लाई पढ़ने के लिए ना हमें कुछ कीवर्ड्स जानने ज़रूरी हैं। ऑलराइट, सबसे पहले सबसे पहले हम देखेंगे करेंसी क्या होता है, ठीक है? फिर करेंसी इन सर्कुलेशन क्या कहलाता है, फिर मनी क्या होता है, एंड मनी सप्लाई क्या होता है। आप बोलोगे गुरुजी ये क्या बेसिक चीज़ें हैं, इन्हें जानने की क्या ज़रूरत है? बट मैं बोलता हूँ कि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमें टेक्निकल चीज़ें कुछ-कुछ पता होनी चाहिए, जो कि मॉनेटरी सप्लाई में इम्पोर्टेंट है समझने में, ठीक है? तो करेंसी इन अ वेरी टेक्निकल टर्म्स, नोट्स प्लस कॉइन्स को हम करेंसी कहते हैं। नोट्स जो कि आरबीआई छापती है, और ₹1 का नोट्स जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया छापती है, और कॉइन्स जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिंट करती है। करेंसी इन सर्कुलेशन क्या कहलाएगा फिर? करेंसी विथ पब्लिक प्लस करेंसी विथ बैंक। करेंसी क्या है? नोट्स प्लस कॉइन। तो करेंसी जो कि पब्लिक के पास होती है और जो बैंक के पास होती है, उसे आप कहोगे करेंसी इन सर्कुलेशन। ध्यान देंगे हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ करेंसी की बात कर रहे हैं, ठीक है? मनी की बात, मनी और करेंसी में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है, ध्यान देंगे। फिर मनी क्या कहलाएगा? इट इज़ करेंसी इन सर्कुलेशन, ये चीज़ यहाँ आ जाती है। प्लस डिपॉज़िट ऑफ पब्लिक, ठीक है? दिस इज़ व्हाट वी कॉल मनी। ये है हमारा फॉर्मल डेफिनिशन ऑफ मनी। फिर मनी सप्लाई क्या होता है गुरुजी? यही तो पढ़ने के लिए हम आए हैं यहाँ पे। इट इज़ द टोटल स्टॉक ऑफ मनी इन सर्कुलेशन, यानी पब्लिक के पास जो पैसे हैं सर्कुलेशन में एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम इज व्हाट वी कॉल मनी सप्लाई, ठीक है? हम इसे डिनोट करते हैं M3 से। M3 क्या होता है? तसल्ली रखो, आगे देखेंगे। नाउ ये जो चीज़ें मैंने लिखवाई है, प्लीज़ जो एक्टिव स्पेस है वहाँ पे आप लिखो, जहाँ पे भी आपको जगह मिल रहे हैं, इसे लिख के रखो, और आगे जब भी इसे रिवाइज़ करोगे, एक बार ग्लांस थ्रू कर लेना, रट्टा मार लो होता क्या है, करेंसी और मनी में डिफरेंस क्या होता है, एक बार देख लो, और मनी सप्लाई क्या होता है, ठीक है? आगे बढ़े? चलिए फिर, मनी सप्लाई क्या होता है? मनी कंसिस्ट ऑफ मेनली करेंसी, नोट्स, कॉइन एंड डिपॉजिट ऑफ पब्लिक इन बैंक, ठीक है? करेंसी प्लस डिपॉजिट ऑफ पब्लिक इन बैंक। Now, in India, coins and currency notes are issued for circulation by RBI, which is monetary authority, or the Central Bank of India. फिएट मनी क्या होता है? ये एक और कीवर्ड है जिसे हमें समझना है यहाँ पे। फिएट, फिएट का इंग्लिश मीनिंग होता है बाय लॉ, ठीक है? तो आप जो करेंसी देख रहे होते हो, आपके हाथ में, आपके पॉकेट में जो करेंसी होती है, उसकी कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होती, ठीक है?
इट इज जस्ट अ पेपर करेंसी। जो सिक्के आप देख रहे होते हो उसकी कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होती, वो स्टील का एक टुकड़ा है, बट इट डिराइव्स इट्स वैल्यू, इट डिराइव्स इट्स वैल्यू फ्रॉम द ऑथोरिटी ऑफ गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट की ऑर्डर की वजह से वो सर्कुलेशन में है, इसलिए हम उसे कहेंगे फिएट मनी। क्लियर है? यानी इट्स वैल्यू कम्स फ्रॉम द ऑथोरिटी एंड नॉट द मटेरियल, बिकॉज इंट्रिंसिक वैल्यू तो कुछ है नहीं, पेपर का पन्ना है वो, ठीक है, और स्टील का एक टुकड़ा है। तो दिस इज आपको फिएट मनी का आई होप मीनिंग समझ आ गया होगा। फिर दूसरा कीवर्ड जो आप जब न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो आपके नज़र में आएगा, दैट इज लीगल टेंडर। याद करो 2016 में मोदी जी ने एक सेंटेंस कही थी कि आज से, आज रात 12 बजे से 500 और 1000 का नोट लीगल टेंडर नहीं होगा। लीगल टेंडर का सिंपल मीनिंग है कि अगर आप कोई वैल्यू प्रोवाइड करते हो किसी दूसरे इंसान को, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं और आप हैं, ठीक है, मैंने आपसे कोई सर्विस ली, आप मुझे लिफ्ट देते हो, आप एक ऑटो वाला हो, नहीं नहीं मैं ही ऑटो वाला हूँ, ठीक है, तो आपको मैं छोड़ता हूँ किसी जगह पे, तो बिफोर आई रेंडर यू सर्विस आई हैव फुल क्या कहते हैं, आई हैव फुल पावर टू डिनाई यू सर्विस, ठीक है, कि मैं बोल सकता हूँ कि मैं पैसे एक्सेप्ट नहीं करूँगा क्योंकि अभी तक मैंने आपको सर्विस नहीं दी है। बट आफ्टर आई ड्रॉप यू ऑफ टू योर ड्रॉप लोकेशन, वहाँ पे आई कैन नॉट डिनाई यू कि हाँ मैं रुपये में एक्सेप्ट नहीं करूँगा पैसे, ठीक है, क्लियर है? देख लो यहाँ पे, बिफोर सर्विस नो डेट आई कैन रिफ्यूज, यहाँ पे मैं पैसे आपको रिफ्यूज कर सकता हूँ, ऑटो वाला कैन रिफ्यूज इवन इफ यू ऑफर कैश, बट सर्विस के बाद एक डेट क्रिएट हो जाता है, वहां पे मैं रिफ्यूज नहीं कर सकता हूँ, ठीक है, वंस द ट्रिप इज डन ही कैन नॉट रिफ्यूज द कैश, ऑटो वाला कैश को रिफ्यूज नहीं कर सकता बिकॉज इट इज अ लीगल टेंडर मनी, लीगल टेंडर इट मस्ट बी एक्सेप्टेड फॉर पेमेंट ऑफ डेट। तो गुरुजी क्या मैं चेक भी काट के दे सकता हूँ आपको? चेक, मेरे पास फुल पावर है कि मैं मना कर दूं कि मैं चेक में पेमेंट एक्सेप्ट नहीं करूंगा, रीजन बीइंग चेक इज नॉट अ लीगल टेंडर मनी, ठीक है। तो जब मोदी जी 2016 में कहते हैं कि 500 और 1000 का नोट अब लीगल टेंडर नहीं रहेगा, मतलब कोई भी वेंडर आपको मना कर सकता है कि मैं पेमेंट 500 या 1000 के नोट में नहीं एक्सेप्ट करूंगा। इन अ वेरी सिंपल टर्म उसका ये मीनिंग है। आई होप चीजें क्लियर हैं। आगे बढ़े। अगेन करेंसी इन नोट जो हमने देख लिया क्या होता है। करेंसी इन सर्कुलेशन इज करेंसी विद पब्लिक एंड करेंसी विद बैंक। Now total stock of money in circulation among the public at a particular point of time is called as money supply। वही चीजें जो हमने यहाँ पे देखी, क्लियर है? ये एग्जाम्पल समझ आया क्या? ये एग्जाम्पल समझ आया क्या? लीगल टेंडर का यही मीनिंग है कि जब भी आप पैसे देते हो वेंडर को, तो वो वेंडर मना नहीं कर सकता है, ठीक है, क्योंकि वो करेंसी इज वो नोट है ना, लीगल टेंडर नोट है, तो वो मना नहीं कर सकता है, परंतु वो चेक को मना कर सकता है। 10 रुपए का आपने कुरकुरे लिया और आप उसे चेक काट के दे रहे हो, तो उसके पास पूरा पावर है कि वो मना कर दे, ओनली बिकॉज इट इज नॉट अ लीगल टेंडर। चलिए, तो मनी सप्लाई में हमने देखा था कि व्हाट इज मनी सप्लाई। मनी सप्लाई इज द टोटल स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय पब्लिक एंड बैंक। अब जब मनी सप्लाई की डेफिनेशन आती है ना, तो आरबीआई 4 ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ मनी सप्लाई पब्लिश करती है, ठीक है, 4 ऑल्टरनेटिव्स ऑफ मनी सप्लाई। पहला है M1, M2, M3 एंड M4। ना इसे समझने के लिए हम एक ब्लैंक पेपर ले लेते हैं, प्रोटोकॉल सेम रहेगा, जो चीज़ें लिखाई जा रही है आप साथ में ब्लैंक स्पेस में लिखते रहें। M1 क्या है? M1 क्या है? सबसे पहले M1 क्या होता है? इट इज द करेंसी हेल्ड विद पब्लिक प्लस डिमांड डिपॉजिट विद कमर्शियल बैंक, विद बैंक लिख दो,
ठीक है। करेंसी क्या था? नोट्स और कॉइन्स। नोट्स एंड कॉइन्स जो कि पब्लिक के पास है, प्लस जो डिमांड डिपॉजिट आप रखते हो। डिमांड डिपॉजिट में दो अकाउंट देखा था हमने, करेंट अकाउंट एंड सेविंग्स अकाउंट। तो आपके वो जो खाता खुले रहते हैं बैंक के पास और उसमें जो पैसे रखे रहते हैं उसी को आप कहते हो M1। M2 क्या है? M2 होता है M1, यानी ये सारा पोर्शन प्लस प्लस सेविंग्स इन पोस्ट ऑफिस बैंक। ठीक है। तो पोस्ट ऑफिस बैंक भी ऑपरेट करती है। जैसे MIS स्कीम आपने सुना होगा, जहाँ पे आप क्वार्टरली या फिर मंथली इंटरेस्ट आपने जितने भी डिपॉजिट किए हैं फंड, उसके इंटरेस्ट आप विड्रॉ कर सकते हो। तो जो भी सेविंग्स रखे रहते हैं पोस्ट ऑफिस में, उसको अकाउंट में लेता है ये M2 फिगर। अब आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट M3 पे। M3 इज नथिंग बट M1 प्लस टाइम डिपॉजिट विद बैंक। ठीक है। टाइम डिपॉजिट क्या होता है? टाइम डिपॉजिट क्या होता है? याद करो, क्या पढ़ा था हमने? टाइम डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट एंड रिकरिंग डिपॉजिट, उसी को कहते हो हम टाइम डिपॉजिट। ये वो डिपॉजिट है जिसे अगर आपको विड्रॉ करना है तो आपको प्रायर नोटिस देना पड़ेगा, किसे? डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूशन को। तो M3 इज बेसिकली M1 प्लस द टाइम डिपॉजिट हेल्ड विथ बैंक। इसी से मिलता जुलता एक और टॉपिक है, दैट इज M4। M4 का क्या डेफिनेशन है? इट इज M3 प्लस टोटल डिपॉजिट विथ पोस्ट ऑफिस बैंक। ठीक है। पोस्ट ऑफिस बैंक, क्लियर है? तो अगर आप नोटिस करो तो समवॉट रिलेशन दिखता है हमें M1 और M3 में, और M2 एंड M4 में। दोनों ही पोस्ट ऑफिस की बात कर रहे हैं। ठीक है। इसे याद करने के लिए ये तरीका बढ़िया है। वैसे अगर चीज़ें याद नहीं हो रही हैं तो आई विल रिकमेंड कि आपको कम से कम ये याद रखना है M3 क्या होता है, क्योंकि M3 है ना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप जो मॉनेटरी पॉलिसी, जो आप मनी सप्लाई का डेफिनेशन पढ़ रहे थे, दैट इज टोटल स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड विद पब्लिक एंड बैंक, वही है ये मनी। M3 से ही उसे डिनोट करते हैं हम। ठीक है। चलिए फिर, और एक और चीज़ है, M1 और M2, M1 और M2 को हम नैरो मनी कहते हैं, whereas M3 एंड M4 इज ट्रीटेड एज ब्रॉड मनी। यहां से हम पढ़ के पक्का कर लेते हैं चीजें। देखो, क्या वही चीजें बताई गई हैं? द करेंसी विथ पब्लिक प्लस डिमांड डिपॉजिट विथ बैंक, ये था हमारा M1 का डेफिनेशन। M2 क्या है? M1 प्लस सेविंग डिपॉजिट विथ पोस्ट ऑफिस बैंक। M3 क्या है? M1 प्लस टाइम डिपॉजिट विथ पब्लिक ऑफ पब्लिक विथ बैंक। और ये M3 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना है हमें। ठीक है। Now, only deposits of public includes business held by bank are part of money supply and interbank deposit are excluded। मतलब जो हम कैश रिजर्व रखते हैं, CRR, जो हम आगे पढ़ने वाले हैं, SLR, ये दिस इज नॉट अकाउंटेड इन मनी सप्लाई। ठीक है। वापस से रिवाइज करें। M1 क्या है? इट इज द करेंसी हेल्ड विद पब्लिक प्लस डिमांड डिपॉजिट विद बैंक। M2 क्या है? M1 प्लस सेविंग डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस बैंक। पोस्ट ऑफिस दो ही जगह आया है, पोस्ट ऑफिस एंड पोस्ट ऑफिस। ठीक है, ये बस याद करने के लिए मैं बता रहा हूँ। और M3 क्या है? इट इज M1 प्लस टाइम डिपॉजिट ऑफ बैंक विद पब्लिक विद बैंक, सॉरी। ठीक है। छोटी छोटी गलतियां होते रहती हैं बड़े बड़े शहरों में। नाउ M1 इज द मोस्ट लिक्विड एंड M4 इज द लीस्ट लिक्विड। क्यों M4 लीस्ट लिक्विड क्यों है? क्योंकि इसमें टाइम डिपॉजिट है, इसमें टाइम डिपॉजिट रखे जा रहे हैं। ध्यान से देखो, M3 का कंपोनेंट आता है इसमें, क्या होता है M4? M4 क्या है? M3 प्लस
टोटल डिपॉजिट ऑफ पोस्ट ऑफिस, ठीक है, टोटल पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट। और M3 क्या था, इसमें हम टाइम डिपॉजिट लेते हैं। यहाँ पे आओ, देखो, टाइम डिपॉजिट ले रहे होते हैं। टाइम डिपॉजिट में टेनोर फिक्स्ड रहता है, ठीक है, फिक्स्ड टेनोर के लिए पैसे बंधे हुए रहते हैं, तो ये लीस्ट लिक्विड है। M1, M2, M3 एंड M4। अगर मैं इसे लिक्विडिटी के बेसिस में इसे अरेंज करूँ तो ऐसा कुछ अरेंजमेंट मिलेगा। M1 क्या है, इट इज़ मोस्ट लिक्विड इन नेचर, सबसे ज़्यादा लिक्विड होगा ये M1। लीस्ट लिक्विड कौन है, M4 है। M1 and M2 are narrow money and M3 and M4 are called broad money। इसमें कुछ समझाने लायक चीज़ें नहीं है, बस इसे रिवाइज करना, ठीक है। आज जितनी चीज़ें समझ आ रही हैं समझ आने दो, उसके बाद वापस से रिविजिट करना पड़ेगा, ठीक है। ये कुछ चीज़ें मनी सप्लाई स्पेसिफिकली आपको बार बार, हर बार थोड़ा थोड़ा इसे रिवाइज करना पड़ेगा, और हर बार आप जब रिवाइज करोगे तो कोई चीज़ें नहीं नई मिलेंगी इसमें, ठीक है। आगे बढ़े। नाउ M3 इज द मोस्ट कॉमनली यूज मेजर ऑफ मनी सप्लाई, ऑफ मनी, इसी को हम मनी सप्लाई कहते हैं। मनी सप्लाई को, मनी सप्लाई इज ऑल्सो कॉल्ड एज एग्रीगेट मॉनेटरी रिसोर्स। चलिए फिर आगे देखते हैं क्रेडिट क्रिएशन का पूरा प्रोसेस, ठीक है। M0 से हम स्टार्ट करेंगे। कैसे M0 से हम M3 तक आते हैं। व्हाट इज M3? M3 इज द मनी सप्लाई। तो मन M0 को हमें ना मॉनेटरी बेस से भी डिनोट करते हैं। मॉनेटरी बेस क्या होता है, M0 होता है जो ये आरबीआई द्वारा छापी गई कुल मुद्रा। आरबीआई जब सबसे पहले जो नोट छापी थी उसी को कहते हैं हम M0। उसको मॉनेटरी बेस भी कहते हैं क्योंकि वो बेस बनाता है। सबसे पहले आरबीआई ने क्या, जो आरबीआई जो पैसे छापती है उसी को हम M0 कहते हैं। हाई पावर्ड मनी भी कहा जाता है इसे, और रिजर्व मनी या फिर बेस मनी भी कहते हैं, ठीक है। आरबीआई क्रिएट्स M0। आरबीआई ने, ये एग्जांपल स्वरूप लेते हैं हम इसे, ठीक है। और एग्जांपल, इसे समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। आरबीआई मान लो कि 1,000 रुपए छापती है और वो मार्केट में इसे इंजेक्ट करती है। मार्केट में एक बंदा है रवि नाम का, वो ये 1,000 रुपए लेके जाता है और बैंक में डिपॉजिट करा देता है, ठीक है। बैंक में जब वो डिपॉजिट कराया तो बैंक ने 1,000 रुपए एज अ डिपॉजिट ले लिया, लेकिन बैंक की एक रिजर्व रिक्वायरमेंट होती है जो कि आपको आरबीआई के पास रखना पड़ता है एज अ रिजर्व, ठीक है। मान लो वो है 10%, मान लो वो है 10%, यानी 1,000 का 10%, 100 रुपए उसे आरबीआई के पास रखना पड़ेगा। और बैंक का क्या काम होता है, वो आपसे पैसे लेती है और आगे लोन स्वरूप वो पैसे बढ़ा देती है। तो लोनेबल अमाउंट कितना बचता है, 900 रुपए। 900 रुपए उसने लोन दे दिया प्रिया को, जो कि प्रिया ने यूज किया स्मार्टफोन खरीदने के लिए। 900 रुपए फिर वो बैंक में वापस, वो मार्केट में वापस से चला गया, ठीक है। मार्केट में जब वो वापस से जाता है, इवेंचुअली वो पहुंचा बैंक बी के पास। बैंक बी ने क्या किया, देखो, 900 रुपए स्पेंड बाय प्रिया एंड एंड डिपॉजिटेड टू बैंक बी। बैंक बी ने क्या किया, उस बैंक बी को डिपॉजिट करा दिया, 900 रुपए डिपॉजिट करा दिया, एंड अकॉर्डिंग टू द रिजर्व रिक्वायरमेंट ऑफ 10% उसे 90 रुपए रखने पड़े आरबीआई के पास, ठीक है। बचा कितना, 810 रुपए बचा लोनेबल अमाउंट। ये लोनेबल अमाउंट का पूरा प्रोसेस सेम चलेगा। ये इवेंचुअली बैंक के पास पहुंचेगा। बैंक में उस बैंक को कुछ रिजर्व रखना पड़ेगा जो कि 81 बनता है, और बचे हुए पैसे को वो लोन कर देता है। ध्यान रखो, एक का क्रेडिट, एक बैंक का डिपॉजिट दूसरे बैंक के लिए लोन बन रहा है, ठीक है। यानी डिपॉजिट इवेंचुअली लोन बनता जाता है और ये पूरा प्रोसेस चलता रहेगा। दिस प्रोसेस कंटिन्यूज एंड द साइकिल ऑफ लेंडिंग एंड डिपॉजिटिंग कंटिन्यूज। ये जो डिपॉजिट है इट कीप्स ग्रोइंग, ठीक है। जो 1,000 रुपए, ये क्या था, मेरा M0 था। आरबीआई ने जो सबसे पहले पैसे छापे थे वो कितना है, 1,000 रुपए। वो फिर आगे बढ़ा, 900 बना, 810 बना, देन 729 बना, ठीक है। ये पूरा प्रोसेस चलता जाता है।
ये कब तक चलाता जाएगा? जब तक ये 1000 रुपए 10,000 नहीं बन जाता। ठीक है, अब ये 10,000 नंबर कहाँ से आया, ये हम देखते हैं। ठीक है, बेसिकली क्या हो रहा है ना, अब 10,000 ही क्यों है, यू मे आस्क। 1 रुपए 1 करोड़ क्यों नहीं बन जा रहा? क्योंकि यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है मनी मल्टीप्लायर का, जिसका फॉर्मूला होता है 1/CRR। ठीक है, यानी 1/10%, जो कि आता है अराउंड 10। ठीक है, यानी M0 को अगर मैं मनी मल्टीप्लायर से मल्टीप्लाई करूं तो हमें मिलेगा मनी सप्लाई। ठीक है, जो कि कितना बन रहा है, 10,000 रुपए। तो ये फॉर्मूला याद रखेंगे, मनी मल्टीप्लायर इक्वल्स टू M3/M0। M3 क्या है यहाँ पे, दिस इज माई मनी सप्लाई, एंड 1000 क्या है यहाँ पे, मॉनेटरी बेस। आरबीआई ने शुरुआत में कुल कितनी मुद्राएं छापी, इसी को हम कहेंगे M0। क्लियर है? क्लियर है क्या? वापस से समझना है। चलिए ठीक है, तो इमेजिन आरबीआई ने सबसे पहले 1000 रुपए छापा है। वो 1000 रुपए बैंक के पास पहुंचता है। बैंक 10% का कैश रिजर्व रेशियो, वो रेशो अलग करके वो आरबीआई को जमा कर देती है। बचे कुचे पैसे को वो एज अ लोन आगे बढ़ा देती है। अगेन वो दूसरे बैंक के पास पहुंचता है एज अ डिपॉजिट। सेम प्रोसेस कंटिन्यूज। वो 10% वो क्या कहते हैं, आरबीआई के पास रखती है और बाकी के पैसे एज अ लोन बढ़ा देती है। ये पूरा क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस चलता रहता है जब तक वो इवेंचुअली 1000 रुपए 10,000 नहीं बन जाता। ये 10,000 वाला नंबर कहाँ से आया? इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस वन फॉर्मूला, मनी मल्टीप्लायर। इट इज़ 1/CRR। CRR यहाँ पे 10% था। अगर ये 20% होता तो ये 10,000 का नंबर कुछ और होता। 30% 40% होता तो ये 10,000 का नंबर कुछ और होता। क्लियर है? ठीक है, चलिए, आपको याद रखने वाली बात इसमें यही है कि मनी मल्टीप्लायर क्या होता है। मनी मल्टीप्लायर क्या होता है ये समझ लेना, बाकी ये फॉर्मूला याद रखना। Hmm. The original cash introduced by RBI was 1000 rupees, but bank keeps creating new deposit by lending and redepositing the money. The RBI creates the base money M0, but commercial bank create most of the money supply through the process of lending and redepositing fund. This is why M0 is also called as high powered money. High powered money. Now it has the power to generate many times its value in the economy. कैसे? एक का डिपॉजिट दूसरे के लिए लोन बन जाता है। क्लियर है यहाँ तक? समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? ये फॉर्मूला याद रहेगा मनी मल्टीप्लायर का। चलो फिर आगे बढ़े। आगे बढ़ के हम पहुंचते हैं मॉनेटरी पॉलिसी पे। चलो फिर, मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी इज अ पॉलिसी, is a process by which monetary authority RBI of a country control the creation and supply of money in the economy। ठीक है, और इसका ये क्यों आया था पूरा प्रोसेस, इन्फ्लेशन कंट्रोल और ग्रोथ को माइंड में रख करके ये बनाया गया था। ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क एग्रीमेंट साइन किया गया था बिटवीन आरबीआई एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, 2015 में। और 2016 में जाकर के हमारे पास MPC आई, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, जो कि 6 मेंबर कमेटी है। देखो, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है जो कि 6 मेंबर कॉम्पोजिशन है। 3 लोग होते हैं इसमें आरबीआई के, और 3 लोग होते हैं गवर्नमेंट जिसे अपॉइंट करती है। आरबीआई गवर्नर एज वेल एज डिप्टी गवर्नर एंड एक ऑफिसर होता है। इन सब के पास एक एक वोट होता है। एक एक वोट होता है। ठीक है, और जब डेडलॉक बन जाता है, ठीक है,
उस वाले केस में गवर्नर के पास कास्टिंग वोट होता है इन ऑर्डर टू सॉल्व द डेडलॉक। ठीक है, देखो 1 वोट ईच, मेजोरिटी रूल यहाँ पे होता है 3 वर्सेस 3। सेकेंड सेटिंग में क्या होगा, कास्टिंग वोट देगा गवर्नर और डिसीजन अडॉप्ट हो जाएगा। सो जो भी डिसीजन मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी लेती है इट इज बाइंडिंग ऑन द आरबीआई, इस बात का ध्यान रखेंगे। अब देख लेते हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। और ये जो भी मैंने डेटा लिया है ना, ये सारे वेबसाइट से ही उठाए हुए हैं, ठीक है, स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ। The objective of the monetary policy is primarily to maintain price stability while keeping in mind the objective of growth। यानी हमारे पास दो मेन ऑब्जेक्टिव निकल के आता है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का। पहला है कि प्राइस स्टेबिलिटी, दैट इज इन्फ्लेशन कंट्रोल, एंड दूसरा है इंश्योरिंग कि ग्रोथ ऑप्टिमल रेट के साथ आगे बढ़ता जाए। फोन रिकॉर्ड कर रहा है या नहीं, फोन रिकॉर्ड कर रहा है कि नहीं, हाँ कर रहा है, चलो। Now, monetary policy framework is operated by RBI। हाँ जी, इन्फ्लेशन टारगेट इज 4%, यानी हमारे पास बैंड फिक्स्ड है 2% और 6% का बैंड है, और इसी के अंडर आपको ऑपरेट करना है। ठीक है, दिस इज द इन्फ्लेशन टारगेट जो कि दिया जाता है आरबीआई को, कि आपकी जो मिनिमम इन्फ्लेशन है वो 2% होना चाहिए और मैक्सिमम आप 6% रखोगे। और इसे इंश्योर करने के लिए बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो कि हम आगे पढ़ने वाले हैं। क्लियर? नाउ द इन्फ्लेशन टारगेट इज डिसाइडेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन कंसल्टेशन विद आरबीआई। अगेन ग्रंथि है, पढ़ लेना, मैं इसमें क्या ही समझाऊं। ठीक है, द इन्फ्लेशन इज द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कंबाइंड, सीपीआई कंबाइंड। याद करो, सीपीआई रूरल और सीपीआई अर्बन हमने देखा था। ठीक है, वो सेगमेंटेड इंडेक्स पढ़े थे ना, तो सीपीआई कंबाइंड आपके नज़र में आया होगा। तो उसके बेसिस पे सारी टारगेटिंग होती है। प्राइस कंट्रोल मैकेनिज्म इस वाले इंडेक्स के बेसिस पे होता है। बड़ी बड़ी बातें वड़ा पाव खाते, कोई जरूरत नहीं है इन सब चीज़ों की। चलो, नाउ कॉन्स्टिट्यूटेड मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी इन सितंबर 2016। 2015 में हमने साइन किया था, आरबीआई और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने साइन किया था मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी फ्रेमवर्क, एंड उसके मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क, और उसके बाद मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनी थी उसके ठीक एक साल बाद 2016 में, विच नाउ डिटरमाइंस द पॉलिसी, दैट इज रेपो रेट, पॉलिसी रेट या फिर रेपो रेट, which is required to achieve the inflation target by while keeping in mind the objective of growth। RBI recognize at least 4 meetings of monetary policy committee। ठीक है, और ये बाई मंथली होता है, हर 2 महीने में एक मीटिंग होती है। तो अभी जो स्टैंडर्ड चल रहा है, हम लोग अभी 6 मीटिंग्स इन टोटल होल्ड करते हैं, बट मैंडेट कितना है, एटलीस्ट 4 मीटिंग तो होनी ही चाहिए। क्लियर है? नाउ देयर इज टू कंपोनेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क, एक होता है इन्फ्लेशन टारगेटिंग, दैट इज प्राइस स्टेबिलिटी, और दूसरा है रिक्वायरमेंट ऑफ ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी व्हाइल कीपिंग इन माइंड ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रोथ, व्हाइल कीपिंग इन माइंड ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रोथ। बोल लाला हाँ है क्या? प्राइस स्टेबिलिटी व्हाइल कीपिंग इन माइंड ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रोथ। क्लियर है? ठीक है, नाउ ये जो दो रिक्वायरमेंट है ना, ये जो दो रिक्वायरमेंट है, इसे अचीव करने के लिए हमारे पास कुछ टूल्स हैं। ठीक है, आरबीआई के पास एक टूल बैग है, जैसी जो रिक्वायरमेंट रहती है, बढ़िया वो टूल बैग से टूल निकालते हैं और काम पे लग जाते हैं। सबसे पहला टूल है रेपो रेट टूल। व्हाट इज रेपो रेट? जल्दी से एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर हम अपने तरीके से समझेंगे। ठीक है, रेपो रेट, इट इज द इंटरेस्ट रेट एट विच आरबीआई provides overnight liquidity up to a certain limit, that is 0.25% of NDTL to bank against the collateral of government and other approved security। बढ़िया अंग्रेजी थी, बट ठीक है, समझने के लिए बेसिकली आरबीआई एज अ लेंडर एक्ट कर रही है। आरबीआई जो बैंक को पैसे देती है, तो वो जिस रेट पे पैसे देती है उस रेट को हम कहते हैं रेपो रेट। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? आरबीआई जब पैसे देती है तो वो एट द रेट रेपो रेट देती है।
ठीक है। इसी का ठीक उल्टा क्या आप रिवर्स रेपो गैस कर सकते हो क्या? सोचो, सोचो। आरबीआई जब पैसे दे लेती है तो वो कैसे लेती है? सॉरी, आरबीआई जब पैसे लेती है तो एट द रेट रिवर्स रेपो लेती है, ठीक है। यानी द इंटरेस्ट रेट एट विच आरबीआई एब्जॉर्ब्स लिक्विडिटी, यहाँ पे क्या प्रोवाइड्स लिक्विडिटी, यहाँ पे पैसे दे रही है, यहाँ पे पैसे ले रही है ऑन दी ओवरनाइट बेसिस। ये सिंपल तरीका समझने का। अगेन बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा अगर आप ये डेफिनेशन याद करने की कोशिश करोगे, तो प्लीज़ बस इसे समझ के चलो कि एक केस में पैसे दे रही होती है और जिस पैसे पे लेंड करती है आरबीआई उसे हम कहते हैं रेपो रेट, और जिस पैसे पे वो एब्जॉर्ब करती है उसे हम कहते हैं रिवर्स रेपो। क्लियर है क्या? अब ये जितनी भी ऑपरेशंस हो रहे होते हैं उसे हम कहते हैं LAF, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी कॉरिडोर, ठीक है। अगेन फैंसी सी भाषा है ये, ठीक है, टेक्निकल जार्गन इंट्रोड्यूस किया गया है। सिंपल टर्म्स में अगर हमें समझना हो तो एमपीसी एक ही चीज डिसाइड करती है, दैट इज पॉलिसी रेट, रेपो रेट डिसाइड करती है, और बाकी के डेटा रिवर्स रेपो के बेसिस पे निकलता है। अगेन रेपो क्या था? आरबीआई जिस रेट पे पैसे लेंड करती है उसे हम कहते हैं रेपो रेट। जस्ट इन केस अगर कोई फाइनेंशियल एंटिटी है वो चाहती है और भी ज्यादा पैसा लेने का, क्योंकि यहाँ पे एक लिमिट इंट्रोड्यूस्ड है, ध्यान दो कि आप इस लेवल तक ही आप इतना ही आप वो कर सकते हो, बोरो कर सकते हो, दैट इज 0.25% ऑफ एनडीटीएल। व्हाट इज एनडीटीएल? नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी, ठीक है। यानी जितनी भी डिमांड डिपॉजिट और जितनी भी टाइम डिपॉजिट है उन दोनों का अगर आप सम ले लो तो हमें क्या यील्ड होता है? हमें मिलता है नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी ऑफ अ बैंक, ठीक है। तो आप कितना रेपो रेट पे अगर आपको पैसे उधार लेने हैं तो कितना आप ले सकते हो? दैट इज 0.25% ऑफ एनडीटीएल। अगर आप इससे ज्यादा लेना चाहते हो तो आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा, थोड़ा सा महंगा इंटरेस्ट रेट पे मिलेगा, और उस पूरे प्रोसेस को कहते हैं मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। आसान भाषा में वही है कि अगर आप ज्यादा पैसे लेना चाहते हो तो आपको ज्यादा रेट पे मिलेगा, एंड वो क्या रेट है? रेपो रेट प्लस 0.25% एक्स्ट्रा इंटरेस्ट पे मिलेगा आपको। इसी का ठीक उल्टा ऑपोजिट स्पेक्ट्रम पे हमें मिलता है स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। इसमें बैंक पैसे एब्जॉर्व कर रही होती है, इसमें पैसे डिपॉजिट करा रही होती है आरबीआई को, और आरबीआई जो इंटरेस्ट पे कर रहा होता है उस फंड पे, ठीक है, उसे हम कहते हैं स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, सॉरी उसे हम कहते हैं रिवर्स रेपो रेट। ये हमने देखा था। अब आप अगेन ये किस लेवल पे, किसी लेवल पे ही आप आ, जमा करा सकते हो रिवर्स रेपो, ठीक है। अगर आपको उससे ज़्यादा कराना है तो आपको अवेल करना पड़ेगा ये फैसिलिटी, और इस पे जो इंटरेस्ट आरबीआई देगी उसे हम कहेंगे वो इंटरेस्ट होगा रेपो रेट माइनस 0.25%। क्लियर है? और इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं एलएएफ कॉरिडोर। क्लियर है? 30 सेकंड लो, रीड करो और समझो। रिवाइज करना है वापस से? चलिए फिर। तो हम देख रहे हैं मॉनेटरी पॉलिसी के इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है, जो हमने ट्विन ऑब्जेक्टिव एमपीसी ने डिसाइड किया, दैट इज इन्फ्लेशन कंट्रोल एंड कीपिंग इन माइंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रोथ। उसे अचीव करने के लिए हमारे पास कुछ टूल्स हैं। पहला टूल हमने देखा रेपो रेट। रेपो रेट वो रेट होता है जिस रेट पे आरबीआई पैसे लेंड करती है टू दी बोरोवर। उसी का ठीक उल्टा रिवर्स रेपो वो रेट होता है जो जो आरबीआई पे करती है ऑन दी फंड डिपॉजिटेड टू आरबीआई, ठीक है। मच लाइक आप जो एफडीआई में पैसे, एफडी में पैसे डालते हो तो बैंक आपको किसी कुछ इंटरेस्ट पे करती है, तो वो इंटरेस्ट कितना होता है वो आरबीआई के केस में कहलाएगा रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ठीक है।
फिर एलएएफ कॉरिडोर हमने देखा, इसमें हमने देखा मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी कितनी होती है। अगर आप नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी दैट इज 0.25% से एक्स्ट्रा पैसे डिपॉजिट कराना चाहते हो, तो आपको अवेल करना पड़ेगा एमएसएफ फैसिलिटी, जिसमें आपको पीनल इंटरेस्ट रेट यानी एक्स्ट्रा इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ेगा अगर आप ज़्यादा पैसे लेंड करना चाहते हो, अगर आप ज़्यादा पैसे बोरो करना चाहते हो। चलिए, अब हम देखने वाले हैं रिजर्व रिक्वायरमेंट क्या होता है, ठीक है? चलो 2 मिनट का ब्रेक ले लो, पानी-पूनी पी लेते हैं। हम्म। ये भी बैठो, 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 बैठो। डाउन, 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 डाउन। फिर उतरो, चलो। ऑल राइट जेंटलमैन, चलिए, अब देखने वाले हैं हम रिजर्व रिक्वायरमेंट, ठीक है? सो इन ऑर्डर टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ द डिपॉजिटर्स, हम आरबीआई ने कुछ रिजर्व गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर आरबीआई एक्ट ने कुछ रिजर्व रिक्वायरमेंट रखी हैं। पहला है कैश रिजर्व रेशियो। इट इज द कैश दैट बैंक आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन विथ आरबीआई विथ रिस्पेक्ट टू देयर एनडीटीएल, ठीक है? तो लाइसेंसिंग और सुपरविजन के अंडर आरबीआई ने मैंडेट किया है कि आपको कुछ पैसे, बैंक को कुछ पैसे रखने पड़ते हैं ऑफ सर्टेन परसेंटेज ऑफ देयर एनडीटीएल विथ आरबीआई इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड कैश, ठीक है? उसे हम कहते हैं सीआरआर। एसएलआर क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। इट इज अ रिजर्व दैट बैंक आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन विद देमसेल्व्स ऑन अ डेली बेसिस इन सेफ एंड लिक्विड एसेट, ठीक है? जैसे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, गोल्ड या फिर कैश, ठीक है? तो बैंक का क्या काम होता है? बैंक पैसे कमाती कैसे है? अगर हम वो समझे ना, तो ये आसानी से हम समझ जाएंगे। बैंक के पास जो डिपॉजिट आती है, बैंक सर्टेन परसेंटेज उसे रखती है एज अ सीआरआर, और बाकी के परसेंटेज वो उसे लोन में दे देती है। हमने देखा था क्रेडिट क्रिएशन मैकेनिज्म में। इमेजिन अ केस, अगर वो सारे पैसे और जो भी इंटरेस्ट उन्हें लोन से मिलता है वो बेसिकली अर्निंग होती है बैंक की, ठीक है? तो इमेजिन अ केस, जितने भी डिपॉजिट आए हैं वो सारे पैसे वो लोन में दे रहे हैं, ठीक है? एक सर्टेन टेन्योर में, एक फिक्स टेन्योर के लिए वो लोन में दे रहे हैं। और जस्ट इन केस डिपॉजिटर को नीड फील हुआ कि यार मुझे ना मेरे पैसों की ज़रूरत है, और वो जाए बैंक के पास, और बैंक डिनाई कर दे, बोले कि यार मेरे पास तो कैश है ही नहीं, मेरे पास तो लिक्विडिटी है ही नहीं, आपको वेट करना पड़ेगा इतना साल, ठीक है? उस पूरे प्रोसेस को आप कहते हो बैंक रन। तो बैंक रन को अवॉइड करने के लिए आरबीआई ने मैंडेट किया है कि आपको स्टैट्यूटरी एसएलआर मेंटेन करना पड़ेगा। आप ये फंड है ना, अपने पास रखोगे,
इन अ लिक्विड फॉर्म, ठीक है, इन अ लिक्विड एसेट, दैट इज गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के फॉर्म में, गोल्ड के फॉर्म में एंड कैश के फॉर्म में। सीलिंग कितना है एसएलआर का? इट इज अराउंड 40%। क्लियर है? क्लियर है क्या? ठीक है। सीआरआर, एसएलआर देख लिया हमने। इट इज द कैश दैट बैंक आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन विथ आरबीआई, एंड एसएलआर विद देमसेल्व्स, बैंक with themselves. ऑलराइट, अब अगला हम कवर करने वाले हैं ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ओपन मार्केट ऑपरेशंस क्या होता है? ओपन मार्केट ऑपरेशंस इज कैरिड आउट बाय रिजर्व बैंक, ठीक है, सेंट्रल बैंक। इसमें इन अ वेरी सिंपल टर्म्स आप मॉनेटरी पॉलिसी, आप मनी सप्लाई को कंट्रोल कर रहे होते हो, एंड जो इंस्ट्रूमेंट इसको इसमें यूज में लाते हो आप, वो होता है ट्रेजरी बिल्स या फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ठीक है। नाउ जब आप ट्रेजरी बिल को मार्केट में बेच रहे होते हो, जब आप ट्रेजरी बिल को सेल कर रहे होते हो, तो आप क्या करते हो? मनी सप्लाई को कम कर रहे होते हो, ठीक है। तो आप जब ट्रेजरी बिल सेल करते हो और जो भी पैसे उसमें रिसीव हुए हैं वो फिक्स टेन्योर तक लॉक हो जाता है। तो इससे क्या होगा? मॉनेटरी मनी सप्लाई क्या हो जा रहा है? कम हो जा रहा है। इसी का ठीक उल्टा, जब ट्रेजरी बिल को आप बाय कर रहे होते हो तो आप पैसे देते हो मार्केट में, पैसे इंजेक्ट कर रहे होते हो, मनी सप्लाई इसकी वजह से बढ़ जाएगा। सो सिंपल भाषा में यही है पूरा ओपन मार्केट ऑपरेशंस, ठीक है। इट इज द सेल और परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाय आरबीआई इन ओपन मार्केट, ठीक है। पार्टिसिपेट कौन करते हैं? बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस फॉर एब्जॉर्प्शन एंड इंजेक्शन। एब्जॉर्प्शन के केस में क्या होगा? ट्रेजरी बिल को आप सेल करोगे। इंजेक्शन के केस में क्या होगा? ट्रेजरी बिल को आप बाय करोगे, ठीक है। तो अगर आपको ये प्रोसेस समझ आ गया है ना, तो ये सेम प्रोसेस हम मनी मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम में भी अप्लाई करते हैं। इन अ वेरी सिंपल टर्म, मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम क्या कहता है? तो इंडिया इज अ एमर्जिंग मार्केट, ठीक है, बहुत ही पोटेंशियल है हमारी कंट्री में, एनॉर्मस पोटेंशियल है, और हम आगे डेवलप होने के, डेवलपिंग इकोनॉमी है और डेवलप हो जाएंगे 2047 तक, ठीक है। तो बहुत सारे फॉरेन कंट्रीज, बहुत सारे फॉरेन इन्वेस्टर्स आर इंटरेस्टेड टू बी पार्ट ऑफ द ग्रोथ स्टोरी दैट इज इंडिया, ठीक है। तो वो क्या करते हैं? वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं। आई वॉन्ट यू टू रिमेंबर 2020, जब बहुत ही ज़्यादा फंडिंग आई थी इन एडटेक सेक्टर, वो बूम में था। जब बहुत ही ज़्यादा फॉरेन फंडिंग आती है एडटेक सेक्टर में, तो बहुत ही ज़्यादा हायरिंग होती है, लोगों के पास डिस्पोजेबल इनकम होता है। वो डिस्पोजेबल इनकम आर्टिफिशियली एग्रीगेट डिमांड इकोनॉमी की बढ़ा देते हैं, क्योंकि इवेंचुअली वो डिस्पोजेबल इनकम विल बिकम पार्ट ऑफ द मॉनेटरी सप्लाई, मनी सप्लाई, गेटिंग इट। और सिंस ये आर्टिफिशियली हुआ है, इसलिए बहुत ही ज़्यादा ये प्रॉब्लमैटिक होता है इन कंट्रोलिंग द प्राइस, प्राइस स्टेबिलिटी के लिए ये खराब चीज़ है। तो आरबीआई इस केस में मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम कैरी आउट करती है, जिसमें हम लोग आर्टिफिशियली सेम प्रोसेस फॉलो करके ट्रेजरी बिल को बेच के और ट्रेजरी बिल को खरीद के डोमेस्टिक कंपोनेंट कम करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। डोमेस्टिक मनी सप्लाई को हम कम करते हैं टू ऑफसेट द इम्पैक्ट ऑफ लार्ज फॉरेन कैपिटल इनफ्लो। 2004 में ये इंट्रोड्यूस हुआ था, specifically to absorb surplus liquidity from enduring nature, of an enduring nature। क्लियर है क्या? हम्म, ठीक है। अगेन, टू सम एवरीथिंग अप, मॉनेटरी पॉलिसी बेस्ड ऑन द नेचर से आप दो प्रकार में डिवाइड कर सकते हो। एक है एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी और दूसरा है कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी। एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी में मनी सप्लाई बढ़ रहा होता है, इसे आप डोविश पॉलिसी भी कहते हो। या तो आप इसे इजी मनी कहोगे, या फिर अकोमोडेटिव, या फिर डोविश पॉलिसी। मनी सप्लाई क्या हो रहा है इसमें? बढ़ रहा है। कॉन्ट्रैक्शनरी क्या होता है? इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज टाइट मनी पॉलिसी या फिर हॉकिश पॉलिसी। इसमें मनी सप्लाई क्या हो रहा है? घट रहा है।
क्लियर है? क्लियर है? इजी था? चलिए, अब हम देखने वाले हैं आरबीआई एंड इट्स फंक्शन। बहुत सारी चर्चा हमारी हुई है रिलेटेड टू आरबीआई। आई होप थोड़ी बहुत क्लैरिटी तो आपको मिली थी आरबीआई से, बाकी अच्छे से इसे पक्का कर लेते हैं इस वाले सेक्शन में। चलिए, नाउ आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इज द सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री। ठीक है, और ये जो स्टैब्लिश हुई थी वो हिल्टन यंग कमीशन 1934 में उसके रिकमेंडेशन के तहत हुई थी। ये जो मैंने कट आउट लिया है ये डायरेक्टली वेबसाइट से लिया है। ठीक है, establishment, the RBI was established on April 1935 in accordance with the provisions of Reserve Bank of India Act 1934. The central office of Reserve Bank was initially established in Kolkata but was permanently moved to Mumbai. ठीक है, काम की बात ये है कि नेशनलाइज कब हुआ था ये? इट वाज नेशनलाइज्ड इन ईयर 1949। ठीक है, और आरबीआई का माइंड यू बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन रहा है इन ensuring the यूरी नीचे उतरो, in ensuring the development of agriculture as well as PSUs. चलो, 30 सेकेंड लो, अब ये प्रियम्बल पढ़ लो, वही बेसिक सी चीज़ है इसमें। टू रेगुलेट द इश्यूज ऑफ बैंक नोट, keeping reserve with the keeping reserve with a view of securing monetary stability in India and generally to operate the currency and credit system of the country to its advantage. Monetary policy framework, price stability. ठीक है, क्या है ये? क्या है ये? क्या यही था टू कंपोनेंट ऑफ एमपीसी फ्रेमवर्क? ठीक है, अब फंक्शंस देख लेते हैं आरबीआई की। अब इसमें कुछ एक्सप्लेन करने लायक कोई चीज़ नहीं है, तो मैं आपके साथ बस इसे रीड करूँगा। वापस से जब ये चीज़ें आप देख लोगे तो वापस से एक बार इसे रीड कर लेना। आई एम प्रिटी श्योर कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, चलो देख लेते हैं एक बार साथ में, है ना? क्या क्या फंक्शन होती हैं? सबसे पहले, ये अगेन कोई आपसे पूछेगा नहीं क्या फंक्शन क्या है, आपको कोई कोई आपसे बोलेगा नहीं कि हाँ मेरे को 4-5 फंक्शन बता। इट जस्ट की फील आ जानी चाहिए, हाँ ये फंक्शन होता है। ना फॉर्मुलेशन क्या है? इट एग्जीक्यूट द मॉनेटरी पॉलिसी। हमने देखा डिटेल में कैसे एग्जीक्यूट करता है ओपन मार्केट ऑपरेशंस, मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम के थ्रू, थ्रू वेरियस इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, एंड मैनेजेस द मनी सप्लाई एंड इंटरेस्ट रेट, रेपो रेट जो कि पॉलिसी रेट था, टू मेंटेन द प्राइस स्टेबिलिटी। ये जो 4%, 2% और 6% का जो बैंड है हमारा, इसे में हमें ऑपरेट करना होता है। ठीक है, वाइल सपोर्टिंग द इकोनॉमिक ग्रोथ टू एन ऑब्जेक्टिव। अगेन ये रेगुलेट करते हैं एंड सुपरवाइज करती है राइट फ्रॉम लाइसेंसिंग टू सुपरविजन ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, सुपरविजन कैसे? रिमेंबर रिजर्व रिक्वायरमेंट होती है CRR SLR बैंकों की, उसको मैंडेट करती है आरबीआई। देन रेगुलेशन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट अंडर द प्रोविजन ऑफ फेमा। साथ ही में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट भी, क्योंकि जो ट्रेजरी बिल को इशू करती है वो आरबीआई करती है ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट। तो इस केस में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को मार्केट भी आरबीआई ही ऑपरेट करती है। देन मनी मार्केट देखा हमने, कैपिटल मार्केट एंड मनी मार्केट। फिर मैनेजमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, इट इज़ द कस्टोडियन ऑफ कंट्रीज रिजर्व। पहला फॉरेन करेंसी एसेट्स, सॉरी फॉरेन करेंसी एसेट्स। दूसरा गोल्ड। ठीक है, इट इज़ द कस्टोडियन, ये रिजर्व को आरबीआई अपने पास रखती है। तीसरा एसडीआर। एसडीआर क्या होता है? एसडीआर बेसिकली एसेट है, एसेट क्लास है ये। ठीक है, इट इज़ अ यूनिट ऑफ अकाउंट जिसमें बेसिकली 5 करेंसी, जो 5 बेस्ट परफॉर्मिंग करेंसी है उनका एवरेज निकाल के आप एसडीआर का रेट निकालते हो। ठीक है, तो हम कितना एसडीआर होल्ड करते हैं, दैट इज आवर रिजर्व। अगर रिजर्व ट्रांसपोजिशन
ये सारे आईएमएफ के मेंबर को मिलता है, ठीक है? उनके पास ऑप्शंस होता है कि आप सर्टेन कोटा आप अवेल कर सकते हो, कोई भी सवाल आपसे पूछा नहीं जाएगा। आप सर्टेन फंड को आप अवेल कर सकते हो, कोई इंटरेस्ट रेट पे नहीं, और जब भी आपको रिक्वायरमेंट हो तब, ठीक है? एसडीआर क्या होते हैं? एसडीआर आर यूनिट ऑफ अकाउंट अंडर आईएमएफ। देन इंपोर्ट कवर भी इंश्योर करती है आरबीआई, नेशनल सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट। चलो, पांचवा पॉइंट क्या है? इट इज अ बैंकर टू द गवर्नमेंट और इट रिसीव्स एंड पेज मनी ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट एंड वेज एंड मीन्स एडवांस। वेज एंड मीन्स एडवांस एक तरीके का लोन होता है, ठीक है? इट प्रोवाइड्स टेम्पररी 90-day लोन टू मीट द इमीडिएट कैश फ्लो मिसमैच। जिस और ये इंटरेस्ट रेट क्या है इसमें? रेपो का इंटरेस्ट रेट होता है। क्लियर है? नाउ इट मेंटेन्स कंसोलिडेटेड फंड एंड पब्लिक अकाउंट ऑफ बोथ यूनियन एज वेल एज स्टेट एज वेल एज यूटी। इन सबके कंसोलिडेटेड फंड अकाउंट और पब्लिक अकाउंट आरबीआई के पास खुला रहता है। बेसिकली इनके करंट अकाउंट खुले रहते हैं आरबीआई के पास, ठीक है? अगेन इट ऑल्सो एक्ट एज अ डेट मैनेजर ऑफ द टू द गवर्नमेंट। आरबीआई मैनेजेस द पब्लिक डेट of the central as well as state government by issuing new loans. Now it act as a banker to the bank and lender of last resort. Banker to the bank कैसे? जितने भी बैंक्स होते हैं उनके करंट अकाउंट आरबीआई के साथ खुला होता है, ठीक है? एज वेल एज आरबीआई ना एक कॉमन चैनल की तरह एक्ट कर रहा होता है, ठीक है? इंटर स्टेट इंटर बैंक जो ट्रांजैक्शंस होते हैं उनको सेटल करने के लिए। दिस इज बैंक 1, बैंक 2, बैंक 3, बैंक 4, उनको सेटल करने के लिए एज अ चैनल, एज अ कॉमन चैनल एक्ट कर रहा होता है। अगेन इट इज ऑल्सो एक्टिंग एज अ लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, ठीक है? जब कोई प्रॉब्लम आती है किसी भी बैंक में और उनको फंड की रिक्वायरमेंट होती है, दे कैन अवेल इट थ्रू आरबीआई। प्रोवाइड्स इमरजेंसी लिक्विडिटी एंड असिस्टेंस टू द सॉल्वेंट बैंक। इट इज एक्टिंग एज अ इशूअर ऑफ करेंसी। ये तो हम सबको पता है, मैं धारक को इतना इतना अदा करना चाहता हूँ, ठीक है? सो जब करेंसी की बात आती है, करेंसी होता क्या है? नोट प्लस कॉइन्स, ठीक है? नोट दो प्रकार के आप डिवाइड कर सकते हो, या तो 1 रुपए का और फिर बाकी के, ठीक है? 20, 50, 100, 500, ठीक है? ये हो गए बाकी के नोट। 1 रुपए का नोट है ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पब्लिश कर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिंट करती है, एंड कॉइन्स भी गवर्नमेंट ही मिंट करती है, ठीक है? ये जो बाकी के नोट्स हैं ये आरबीआई करती है, आरबीआई प्रिंट करती है। नौ ये 1 रुपए का जो नोट प्रिंटेड होता है उसमें जो सिग्नेचर होता है वो फाइनेंशियल सेक्रेटरी का होता है, और साथ ही साथ में ये माना जाता है कि 1 रुपए का नोट जो है वो मॉनेटरी बेस बना रहा है, ठीक है, इस कंट्री का। मुझे नहीं पता आप क्या करोगे इस इन्फॉर्मेशन का, बट ठीक है, जस्ट फॉर दी जनरल ट्रिविया नॉलेज जान के रखो ये सब, ठीक है? क्लियर है? चलिए, also oversight of payment and settlement system. So under Payment and Settlement System Act of 2007 सिर्फ और सिर्फ आरबीआई या फिर आरबीआई जिसको भी परमिशन दे, जिसको भी ऑथराइज करे, वही पेमेंट एंड क्या कहते हैं पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल एनपीसीआई एक पेमेंट एंड सिस्टम सेटलमेंट करने वाला एक संस्था है, ठीक है, विच ऑपरेट सिस्टम लाइक यूपीआई, आईएमपीएस एंड रुपे। क्लियर है? ये थी कुछ छोटी-छोटी लेकिन मोटी बातें रिलेटेड टू आरबीआई। पढ़ लेना एक बार, 5 मिनट लगेगा और इससे ज़्यादा कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है एज़ फार एज़ आरबीआई इज़ कंसर्न्ड। बट माइंड यू ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका ध्यान रखना, ठीक है? कैश रिज़र्व रेशियो हो गया, सीआरआर, एसएलआर का डिफरेंस क्या होता है?
फिर रेपो क्या होता है, रिवर्स रेपो क्या होता है, एमएसएफ क्या होता है, एसडीआर क्या होता है। ज़रूरत पड़े तो एक बार रिवाइंड करके देख लेना, बट दिमाग में घुस जाना चाहिए, ठीक है? क्लियर है क्या? चलिए, आगे बढ़ते-बढ़ते हम पहुँचते हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट पे। नाउ फॉरेन इन्वेस्टमेंट इज़ अ इन्वेस्टमेंट मेड बाय अ पर्सन आउटसाइड इंडिया। यानी कोई फॉरेन कंट्री का आदमी जब आता है, जब इन्वेस्ट करता है हमारी कंट्री में, कैपिटल इंस्ट्रूमेंट में, तो उसे हम कहते हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट। कैपिटल इंस्ट्रूमेंट क्या था? हमने क्या देखा था? 365 डेज़ से ज़्यादा जिसकी टेन्योर होती है, उसे हम कहते हैं कैपिटल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है? यानी मीडियम या लॉन्ग टर्म वाले इंस्ट्रूमेंट, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को हम कहते हैं कैपिटल इंस्ट्रूमेंट। नाउ फॉरेन इन्वेस्टमेंट को आप 2 प्रकार में डिवाइड कर सकते हो, वन इज़ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड अनदर वन इज़ फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के 2 पहचान है। इन्वेस्टमेंट मेड इन आइदर अनलिस्टेड कंपनी या फिर अगर आप लिस्टेड कंपनी में कर रहे हो, तो आपकी इन्वेस्टमेंट 10% से ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है? सो आइदर आप अनलिस्टेड कंपनी में कर रहे होते हो या तो फिर 10% ऑफ मोर ऑफ इक्विटी कैपिटल इन ए लिस्टेड कंपनी। तो ये पहचान है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की। दूसरा क्या है? फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। अब ये क्या बोला है? जब आपकी इन्वेस्टमेंट 10% से कम होती है, उसे आप फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में कैटेगराइज कर देते हो, और ये हमेशा हमेशा लिस्टेड कंपनी में ही होती है, ठीक है? समझ आया? नहीं आया? कोई बात नहीं, जब हम ये टेबल अच्छे से कवर करेंगे तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। रिलैक्स मारो, ठीक है? अगेन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या होता है ये? कहाँ पे, कौन से मार्केट में होता है? इट इज़ डन इन प्राइवेट मार्केट, प्राइमरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट याद करो क्या था? प्राइमरी मार्केट इज अ मार्केट वेयर फाइनेंशियल सिक्योरिटीज आर क्रिएटेड, ठीक है? जब पहली बार कोई कंपनी लिस्ट होने के लिए आती है, उसे हम कहते हैं प्राइमरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट क्या होता है? लिस्ट होने के बाद जब पिछले इन्वेस्टर्स बेच करके नए इन्वेस्टर्स को देना चाहते हैं शेयर, वो कहाँ पे होता है? वो सेकेंडरी मार्केट में होता है। यानी एनएसई या बीएसई में होने वाले ट्रांजैक्शंस को हम कहते हैं सेकेंडरी मार्केट ट्रांजैक्शन। यानी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट कहाँ पे होता है? सेकेंडरी मार्केट में होता है, ठीक है? सोर्स ऑफ कैपिटल जनरली न्यू शेयर्स आर इश्यूज, यानी एसेट्स आर क्रिएटेड, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स आर क्रिएटेड। फॉरेन पोर्टफोलियो में क्या होता है? ओनली द ओनर चेंजेस हैंड एंड न्यू कैपिटल डज नॉट कम टू द कंपनी। इन्वॉल्वमेंट इन मैनेजमेंट, इसमें क्या हो रहा है? Foreign investors appoint board of director and gets involved in the decision making, यानी active management, ठीक है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में यूजुअली क्या होता है? एक पर्सनलाइज रिलेशनशिप होता है बोर्ड ऑफ मेंबर के साथ, ठीक है? तो फॉर एग्जांपल अगर कोई कंट्री वाई कॉम्बिनेटर एक संस्था है, वो किसी स्टार्टअप में इन्वेस्ट करती है, तो वाई कॉम्बिनेटर के जो भी इन्वेस्टर्स होंगे, वो काफ़ी पर्सनल लेवल पे एंगेज करने वाले हैं स्टार्टअप फाउंडर के साथ, ठीक है? उनका कंट्रोल काफ़ी पर्सनलाइज़्ड होने वाला है और काफ़ी हद तक होने वाला है, ठीक है? दे पार्टिसिपेट एक्टिवली। और दूसरे केस में फॉरेन पोर्टफोलियो में क्या होता है? दे डू नॉट गेट इन्वॉल्वड इन द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी एंड परचेज माइनॉरिटी स्टेक्स। ऑब्जेक्टिव क्या होता है? फॉरेन इन्वेस्टर्स ट्राई टू मेक कंपनी प्रॉफिटेबल थ्रू देयर डिसीजन मेकिंग एंड टारगेट द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी, ठीक है? वो कंपनी के ग्रोथ स्टोरी का पार्ट होना चाहते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर्स, इसलिए वो चाहते हैं कि कंपनी प्रॉफिटेबल बने। वैसे फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स का मेन ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट मेकिंग। वो चाहते हैं कि जैसे जैसे शेयर बढ़े, मैं बेच के आगे निकल जाऊं। अब नेचर क्या होता है? इट इज सेक्टर स्पेसिफिक। फॉर एग्जांपल, अगर कोई इन्वेस्टर आ रहा है और वो अनलिस्टेड कंपनी में या फिर एज अ एंजल इन्वेस्टर वो पैसे अपना डालना चाहता है इन एनी कंपनी,
ही वुड इंश्योर कि वो उसके नीश का हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल कोई एक स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसके एमडी अगर पैसा डालना चाहेंगे तो वो हमेशा किसी स्टील मैन्युफैक्चरिंग नई स्टार्टअप में ही डालेंगे, ठीक है, क्योंकि उनको उस डोमेन का अच्छे से आइडिया होता है। फॉर एग्जाम्पल अ स्टील कंपनी इन यूएस विल इन्वेस्ट ओनली इन स्टील कंपनी इन इंडिया एंड ट्राई टू मेक दैट कंपनी प्रॉफिटेबल थ्रू देयर एक्टिव मैनेजमेंट एंड गेट अ शेयर ऑफ प्रॉफिट। अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें जनरली आप टारगेट कर रहे होते हो कि किसका शेयर प्राइस ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, या फिर कोई हॉट शेयर होता है, एफपीआई में ऐसा होता है। क्लियर है। एफडीआई आर यूजुअली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, ठीक है। इसमें आप इन्वेस्टेड होते हो फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, 10 से 15 साल, वो जब तक कंपनी इंक्यूबेट हो करके, जब तक वो लिस्ट नहीं हो जाती, तब तक आप उसके साथ बने रहते हो एज अ फॉरेन एफडीआई इन्वेस्टर्स, ठीक है। एफपीआई में ऐसा कुछ भी नहीं होता, इट इज़ शॉर्ट टर्म। जब तक आपको लगता है कि हाँ ये स्टॉक बढ़िया परफॉर्म कर रहा है, और आपको लगता है कि हाँ अब इसका दिवाला निकलने वाला है, तो आप बेच के निकल जाते हो, ठीक है, क्योंकि देर इज नो लॉक इन पीरियड। वेयर एज एफडीआई में क्या होता है, लॉक इन पीरियड होता है। मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट कैसा होता है, आइदर आप शेयर्स परचेज करते हो, या आप जॉइंट वेंचर बनाते हो, या तो फिर आप सब्सिडरी कंपनी खोलते हो। एग्जाम्पल के लिए टाटा बोइंग एक जॉइंट वेंचर है, टाटा स्टारबक्स एक जॉइंट वेंचर है, हीरो होंडा एक जॉइंट वेंचर था, मारुति सुजुकी भी एक जॉइंट वेंचर था। तो ऑल दीज विल बी कंसिडर्ड एज एफडीआई, ठीक है। वेरएज़ यहाँ पे क्या हो रहा है, सिर्फ़ और सिर्फ़ आप शेयर्स को परचेज़ कर रहे हो एफपीआई में। क्लियर है? क्लियर है क्या? चलिए, बढ़िया 30 से 40 सेकंड लेना और रिवाइज़ करो, कीवर्ड्स को देखो, समझो और पक्का करो। टेक योर टाइम, पॉज़ कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से पढ़ो इसे। आगे बढ़ें? चलिए फिर। ये कुछ डेटा है जो मैंने प्रेज़ेंट किया यहाँ पे। इंडिया रिसीव्स मैक्सिमम एफडीआई जो हमें आता है वो सिंगापुर से आता है। दिस इज़ 2022 का डेटा, ठीक है? सिंगापुर से हम सबसे ज़्यादा रिसीव करते हैं, फॉलोड बाय मॉरिशस एंड उसके बाद यूएसए से। और कौन सा स्टेट सबसे ज़्यादा एफडीआई रिसीव करता है, पहला है कर्नाटका, महाराष्ट्र, फॉलोड बाय दिल्ली, ठीक है, टॉप रेसिपिएंट ऑफ एफडीआई। क्लियर है? क्लियर है क्या? चलिए, अब ये जीडीआर एंड ईडीआर का टॉपिक है, ठीक है। मेरे को न्यूज़पेपर में मिला और काफ़ी आ रहा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए आपको न्यूज़पेपर में पढ़ने के लिए, इसलिए मैंने ऐड किया है। समझ लो, अगर समझने का मन है तो कहानी की तरह सुन लो, ठीक है। देख लो, अगर कोई कंपनी जो कि लिस्टेड है इंडिया में, और वो चाहती है पैसे रेज करना अमेरिकन सिटीजन से, ठीक है, यहाँ तक आपका जो मेन मुद्दा था वो खत्म हो गया, ठीक है। यहाँ पे कुछ छोटी छोटी मोटी बातें हैं जो हम कवर कर रहे हैं, ठीक है। आपका जो मेन लेक्चर था वो यहाँ तक खत्म हो चुका है। चलिए, जीडीआर और एडीआर देखते हैं। तो इमेजिन ए कंपनी, इंडिया में कोई लिस्टेड कंपनी है, वो चाहती है कि मैं पैसे रेज करूं फ्रॉम दी यूएस इन्वेस्टर्स, यूएस की पब्लिक से मैं पैसे लूं। तो क्या करना होगा उन्हें, वो जाएगी और ट्राई करेगी लिस्ट होने का इन नैस्डैक, जो कि वहाँ का स्टॉक एक्सचेंज है। लेकिन वो नहीं चाहती, वो जो कम्बरसम प्रोसेस होता है, पेपर वर्क होता है, दुनिया भर की पॉलिसीज रहती हैं, ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स होते हैं, वो उसके थ्रू नहीं जाना चाहती है। तो जीडीआर और ईडीआर कम्स आउट एज एन ऑल्टरनेटिव वे, ठीक है। इसमें क्या होता है, कोई कंपनी जो कि लिस्टेड है, फॉर एग्जांपल टाटा पावर या फिर अडानी ले लेते हैं। अडानी अपने शेयर्स को डिपॉजिट कराएगी एक डोमेस्टिक कस्टोडियन कंपनी, फॉर एग्जांपल एसबीआई। एसबीआई अपना खाता खुलवाएगी एक ओवरसी डिपॉजिटरी बैंक, फॉर एग्जांपल सिटी बैंक। सिटी बैंक उन शेयर्स का बढ़िया बंडल बनाएगी और ऑफर करेगी टू दी यूएस इन्वेस्टर्स, यूएस पब्लिक, ठीक है। और यूएस पब्लिक फिर इनमें इन्वेस्ट करेंगे पैसे, डॉलर्स। ये डॉलर फ्लो होके सबसे पहले सिटी बैंक के पास आएगा, सिटी बैंक से फिर ये एसबीआई के पास जाएगा, और एसबीआई से ये अडानी जी के पास जाएगा। नाउ आप पूछोगे कि गुरुजी
गुरुजी, ये डोमेस्टिक बैंक और ओवरसीज बैंक तो बहुत ही दाता दानी है, ये तो बढ़िया काम कर रहे हैं, दे आर डूइंग गॉड्स ओन वर्क। बट ऐसा नहीं है, दे चार्ज कमीशन, ठीक है, देयर इज नथिंग कॉल्ड फ्री लंच जेंटलमैन। तो कस्टोडियन बैंक दैट इज एसबीआई भी लंच चार्ज, सॉरी कमीशन चार्ज करती है, और साथ ही साथ में सिटी बैंक भी कमीशन चार्ज करती है। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? बाहर हो रही है बारिश और हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं मॉनेटरी सप्लाई, मनी सप्लाई। चलिए दूसरा डेट इंस्ट्रूमेंट देखते हैं, एक्सटर्नल कमर्शियल बैंक, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग। क्या हो गया आज मुझे? इट इज़ अ कमर्शियल लोन या फिर डेट रेज्ड बाय रेजिडेंट एंटिटी फ्रॉम द नॉन रेजिडेंट एंटिटी, ठीक है। जो आप लोन रेज करते हो, अगर कोई इंडियन लोन रेज करना चाहता है किसी फॉरेन एंटिटी से, तो वो इट विल फॉल अंडर एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग। द लोन इज डिनोमिनेटेड इन यूएस डॉलर, ठीक है। और वही अगर ये डिनोमिनेशन चेंज होकर रुपी हो जाए तो हम उसे कहेंगे मसाला बॉन्ड, ठीक है। आप पैसे रुपी में ही ले रहे हो और पेमेंट भी आप रुपी में ही करोगे करोगे तो उसे हम कहेंगे मसाला बॉन्ड। इसमें क्या होता है कि इन्वेस्टर विल बेयर द करेंसी रिस्क। अब ये रिस्क शब्द आया कहां से है, ठीक है। तो रिस्क शब्द इसलिए आ रहे हैं यहाँ पे क्योंकि जब बॉन्ड डिनोमिनेटेड रुपी में होगा तो आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम आपको कम पैसे देने पड़ेंगे। अब आप पूछोगे कैसे? हमने देखा कि जब मान लो फॉर एग्जांपल $1 इज इक्वल्स टू 70 रुपीज है, ठीक है। इतने रेट पे आपने बॉन्ड को रेज किया या फिर पैसे रेज किए हैं, एंड आफ्टर 5 ईयर्स आप उसे रुपी में ही पैसे लौटाओगे। बट उस टाइम रुपी डेप्रिशिएट हो करके $1 इक्वल्स टू 90 हो गया है। तो इन नॉमिनल टर्म्स आपको पैसे कम देने पड़ रहे हैं इन दिस आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। तो इसमें इन्वेस्टर विल बेयर द करेंसी रिस्क। क्लियर है? क्योंकि इन द कोर्स ऑफ 5 ईयर्स रुपी क्या हो गया, डेप्रिशिएट कर गया है, तो आपको कम पैसे देने पड़ेंगे।